अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की क्लास में आपका खैर मक़दम है। आज हम अपनी क्लास में गज़ल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गज़ल क्या है और इसका फ़न क्या है। क्योंकि ये मौजू या टॉपिक जो है एमए में, बीए में और उससे निचली सतह पे भी पढ़ाया जाता है और आम तौर पर बीए, एमए के तलबा को कई अपने पेपर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं आज इसी मौजू पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि गज़ल क्या है। गज़ल अरबी क़सायद से अख़ज़ की हुई एक सिन्फ़ है जिसे फ़ारसी शोरा ने अख़ज़ किया, निकाला। तशबीब से उसका एक हिस्सा होता है तशबीब क़सीदे का। उसके बाद ये उर्दू में काफ़ी मकबूल और मारूफ़ हुई। जैसा कि हम जानते हैं, ये गज़ल फ़ारसी से हमारी उर्दू में आई लेकिन बहुत मकबूल हुई और ये हर दौर में मकबूल रही। यहाँ तक कि अगर इसकी मकबूलियत के बारे में हम जानें तो इसके बारे में ये कह सकते हैं, उर्दू शायरी यानी लोग ये समझते हैं कि उर्दू शायरी यानी उर्दू गज़ल, ये इतनी मकबूल और मारूफ़ सिन्फ़ है। हालांकि और भी असनाफ़ हैं, मसनवी, मरसिया, क़सीदा, रुबाई, नज़्म, लेकिन गज़ल को जिस तरह की मकबूलियत मिली है वैसी किसी दूसरी सिन्फ़ एक लफ्ज़ होता है, उसके कुछ लुग़वी मानी होते हैं यानी डिक्शनरी की मीनिंग होती है, और एक होता है उसके इस्तिलाही मानी। तो हम दोनों पर बात करेंगे। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करना है, इसीलिए आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि इसमें इश्क व आशिक़ी की बातें इसीलिए की जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके इस्तिलाही मानों पर गौर करें तो हमें ये मालूम होगा कि गज़ल में हर तरह के मौज़ूआत को शामिल किया जाता है, उस पर बहस की जाती है, उसके बारे में अशार कहे जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि गज़ल में सिर्फ इश्क व आशिक़ी की ही बातें होती हैं, दुनिया की बेसबाती की बातें नहीं होती, या सियासी बातें नहीं होती, या कुछ साइंटिफिक बातें नहीं होती। सारी तरह की बातें गज़ल में होती हैं। हम किससे कहेंगे गज़ल का स्ट्रक्चर या इसकी हैत क्या है, तो इसके हम ये कह सकते हैं गज़ल के बारे में कि गज़ल उर्दू शायरी की वो सिन्फ़ है जिसमें पहले दो मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। काफ़िया पहले है, रदीफ़ बाद में। अगर काफ़िया है और रदीफ़ नहीं है तो भी गज़ल हो सकती है, लेकिन बग़ैर काफ़िया के गज़ल का सकती है। कोई दूसरी सिन्फ़ हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसे गज़ल नहीं कहा जाएगा। तो पहले हम काफ़िया भी समझेंगे कि काफ़िया क्या है। काफ़िया हम आहंग अल्फाज को कहते हैं, जैसे चला, पला, जला, जैसे अगर, मगर, डगर, जैसे हारून, कारून, ताऊन, ये सब अल्फाज हैं, ये काफ़िया हैं। काफ़िया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लफ्ज़ों का रिदम यानी एक फ़्लो उसका बरकरार रहे और एक ही तरह की मुशाबहत आखिरी हर्फ आए। तो काफ़िया हम आहंग अल्फाज को कहते हैं और इसकी बुनियाद जिस हर्फ पे होती है उसे हम हर्फ रवी कहते हैं। जैसे चला, पला, जला, इसमें अलिफ हर्फ रवी है क्योंकि ये बार बार दोहराया जा रहा है। और जैसे डगर, मगर, जिगर, इसमें भी रे है जिस पर काफ़िया की बुनियाद। हम अभी कुछ मशहूर शोरा के मतले देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि मतला क्या होता है और उससे काफ़िया रदीफ़ का भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी बात जानेंगे कि गज़ल के हर दूसरे शेर के दूसरे हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होगा। इसी से वो एक गज़ल पूरी एक बंधी होती है एक डोर से। जैसे हम किसी जंजीर के हलकों को देखें तो उससे ये हमें पता चलता है कि गज़ल में हर शेर इसका एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, लेकिन वो काफ़िया रदीफ़ से एक दूसरे से इस तरह से बंधा रहता है ताकि वो एक गज़ल का हिस्सा मालूम हो। तो इसलिए ये काफ़िया रदीफ़ ज़रूरी होती है। अब हम कुछ मतले देखेंगे। उर्दू के पहले बड़े शायर वली दखनी को हम पहले बड़े शायर बाज़ाब्ता जो शायर हुए तो उनका हम
मतला अभी पढ़ेंगे। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। आपके लिए स्क्रीन पर भी ये शेर आ रहा है, जिसको देखकर आप लिख कर भी मश्क कर सकते हैं। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। अब यहाँ पर ये खोती है ये रदीफ है, और बहार और एतबार ये काफिया है। रदीफ की पहचान हम करेंगे कि वो शेर के एकदम आखिर में आएगा। रदीफ बिल्कुल आखिर में आता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये काफिया के बाद आता है और मुकम्मल तौर पर दोहराया जाता है, यानी इसका एक हर्फ भी बदला नहीं जाएगा। काफिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा बदलेंगे तो एक हर्फ मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएंगे तो एक हर्फ उसमें जुदा गाना होगा, लेकिन काफिया के बाद रदीफ आएगा और पूरा मुकम्मल का मुकम्मल दोहराया जाएगा। इसी तरह हम मीर, जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, बल्कि कहा जाए तो इन्हें खुदाए सुखन और ना खुदाए सुखन के लक़ब से भी याद किया जाता है, अलक़ाब से भी याद किया जाता है। मीर कहते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। तो बाग तो सारा, हमारा और सारा ये काफिया, और जाने है रदीफ। अब गालिब फरमाते हैं कि ये न थी हमारी किस्मत, ये एमए के सिलेबस में भी दाखिल है ये गज़ल। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। इसमें भी आप देख सकते हैं कि विसाले यार और इंतज़ार, तो यार और इंतज़ार को काफिया बनाया है, और होता होता ये रदीफ है। इसके अलावा मोमिन खां मोमिन है, बहुत मशहूर हैं, इश्क़िया शायरी में एक अपना मुकाम रखते हैं। वो फरमाते हैं, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो यहाँ पर मोमिन जो है बहुत बड़ी बहर में ये गज़ल कह रहे हैं। तो पूरा का पूरा, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। था और का, यहाँ पर ये काफिया का काम कर रहे हैं। शाद अजीम आबादी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दू गज़ल में उनका भी काफ़ी बड़ा मुकाम है। उनका एक मतलब हम आपके सामने पेश करेंगे। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। यहाँ पर उलझाया और बहलाया ये दोनों काफिया हैं, और बाकी गया हूँ ये रदीफ के तौर पर इस्तेमाल हुई है। अच्छा, इकबाल, सभी इकबाल से तो मुतारिफ होंगे। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, और बहुत बड़े शायरों में गिने भी जाते हैं। जबकि अगर ये कहा जाए कि मीर, गालिब और इकबाल उर्दू के बड़े शायरों में से हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। इकबाल का वो मशहूर तराना हिंदी का ये मतलब आपके सामने मैं पेश करूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। तो यहाँ पर हिंदू सिता और गुल सिता काफिया है, और हमारा हमारा रदीफ है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा गज़ल में और अशार होते हैं। इसमें मैंने बताया पहले ही कि मौजू की कोई क़ैद नहीं होती है।
اور کئی مختلف موضوعات کے اشعار کہے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزل میں ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ مقطع غزل کا تقریباً عام طور پہ جو ہے وہ آخری شعر ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ آخری ہی شعر ہو، یا آخری بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اور مقطع کیا ہوتا ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ عام طور پہ اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس میں تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے نام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور اس کے نام کے حصے کے بغیر ایک کوئی نام ہوتا ہے جسے ہم قلمی نام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو وہ اپنی شاعری کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی شعر میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، انہوں نے پہلے اسد تخلص اختیار کیا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے غالب تخلص سے جو ان کے لیے شہرت کا باعث بنا، اور ہمیشہ اسی سے ہی وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میر انیس نے پہلے حزیں رکھا تھا اپنا، اس کے بعد انہوں نے انیس کیا۔ اسی طرح بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے نام کا بھی حصہ رکھا ہے، تو جیسے علامہ اقبال ہی نے اپنے نام کا حصہ اقبال رکھا، میر تقی میر نے اپنے نام کا حصہ میر رکھا۔ تو اس طرح سے مقطع میں شاعر اپنے نام کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم کچھ مقطع ملاحظہ فرمائیں گے۔ ولی سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ اردو کے پہلے بڑے شاعر ہیں۔ ولی ایران و توران میں ہے مشہور، اگرچہ شاعر ملک دکن ہے۔ ولی ایران و توران میں ہے مشہور، اگرچہ شاعر ملک دکن ہے۔ ولی یہاں شعر کہہ رہے ہیں اور اس میں اپنے نام کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ میر فرماتے ہیں، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اس کے علاوہ غالب فرماتے ہیں اپنی بڑائی کے بارے میں، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی طرح مومن فرماتے ہیں، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اسی طرح اقبال، جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، فرماتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ شاد کا ایک مقطع ہے، بہت مشہور ہے، سکھا دیا مجھے بچ بچ کے راستہ چلنا، سکھا دیا مجھے بچ بچ کے راستہ چلنا، خدا بھلا کرے اے شاد نکتہ چین ہوگا، خدا بھلا کرے اے شاد نکتہ چین ہوگا۔ اور جیسے کہ میں نے مثال کے طور پہ بتایا تھا کہ مطلع اور مقطع میں جیسے کہ شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے، ایک اردو کے بہت اہم شاعر ہیں یگانہ چنگیزی، ان کا ایک شعر ہے جو انہوں نے مطلع بھی استعمال کیا اور مقطع بھی استعمال کی۔ یہ بہت بہترین مثال ہے، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ اور اسی کا مقطع پھر سے انہوں نے کہا ہے، ایک ہی میں دو مقطع ہیں، کرشن کا ہوں پجاری علی کا بندہ ہوں، یگانہ شان خدا دیکھ کر رہا نہ گیا۔ تو غزل کی تنقید بھی ہر زمانے میں ہوئی ہے، لیکن ہر زمانے میں غزل نے خود کو بدلا اور زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے خود کو ڈھال لیا۔ اس سلسلے میں دو نام بہت اہم ہیں۔ پہلے میں غالب کا شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا،
غالب فرماتے ہیں بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. یعنی غالب خود غزل کی محدودیت اور اس کے دائرۂ کار کے چھوٹا ہونے کی شکایت کر رہے ہیں. تو کلیم الدین احمد جو بہت بڑے ناقد گزرے ہیں، وہ غزل کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ غزل ایک نیم وحشی صنف شاعری ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. ان کی دلیل بھی یہ ہے کہ غزل کے ایک شعر میں دنیا، دوسرے شعر میں آخرت، تیسرے شعر میں دنیا کی بے ثباتی، چوتھے شعر میں زندگی کی رنگا رنگی، ان سب چیزوں کا بیان ہوتا ہے. اس لیے یہ عمل ایک صحیح دماغ والا انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان ایک بار میں بس ایک ہی بات کو سوچ سکتا ہے. اگر انسان رو رہا ہے غم کی حالت میں تو غمگین رہے گا، اور اگر خوشی کی حالت میں ہے تو خوش رہے گا. تو غزل سے یہ تقاضا کیا گیا، اور غزل نے اس کو پورا بھی کیا. ایک ہی موضوع پر کئی اشعار مل جاتے ہیں ہمیں اب غزل میں، اور غزل میں اب کوئی موضوع کی قید نہیں ہے. جہاں تک اشعار کی تعداد کی بات ہے تو غزل میں پہلے یہ اشعار بھی شامل کیے جاتے تھے اور کم بھی اشعار شامل کیے جاتے تھے، لیکن اب کا طرز یہ ہے مطلع، مقطع اور 2-3 شعر، یعنی تقریباً 5 شعر ہوں تو ایک غزل مکمل سمجھی جاتی ہے. آج کی کلاس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے اردو جاننے والے دوستوں، طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن پر اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیں. شکریہ.